हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये उसका पार्ट 3 है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लें। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस कराए हैं। उसका जो शॉर्ट तरीका है वो मतलब मैंने उसमें बताया है, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप पहले वो दोनों वीडियोज़ देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। और इस वीडियो में मैंने 10 और अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जो एसएससी ने बार बार पूछे हैं, और उनको सॉल्व करने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो हमने पहले की वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 30 numbers is 47, the average of first 3 numbers is 39 and that of next 7 numbers is 49. 11th number is 2 times 12th number, 12th number is this average of this। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को जो करने का एक शॉर्ट तरीका है, वैसे ये क्वेश्चन लंबा होता ही है बट इसको हम फिर भी थोड़ा कम टाइम में कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा डेविएशन का। अब देखिए डिवीजन यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो पहले समझते हैं कि डिवीजन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे 40, 50, 60, 70। तो हमको पता है कि इसका एवरेज है 55। तो हम लोग 55 के अबाउट जो डिवीजन निकालेंगे वो हर नंबर से, तो उन सब का जो सम होगा वो 0 होना चाहिए, तभी हमारा ये एवरेज हो पाएगा। तो चेक करते हैं, ये देगा डिवीजन -15, ये देगा -5, ये देगा +5 और ये देगा +15। तो इसको सम करिए, -20 + 20, तो हमारा ये आ गया 0। मतलब कि डेविएशन हमारा आया है 0, इसका मतलब कि हमारा 55 एवरेज हो गया। तो इसको हम लोग खुद से ना कुछ भी एवरेज मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो डिवीजन जो कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल एवरेज है कितना। जैसे मान लीजिए कि हमने इसका एवरेज मान लिया 50, एज्यूम कर लिया, ये लेट करते हैं कि एवरेज है 50। तो उस केस में ये वाला हमारा देगा डेविएशन -10, ये देगा 0, ये देगा +10 और 70 देगा +20। तो हमारा जो नेट आया डेविएशन वो कितना आया, -10 + 0 + 10 + 20। तो -10 + 10 कट गया, तो हमारा आया डेविएशन +20। मतलब कि हमने एज्यूम किया था 50, तो डेविएशन आया +20। मतलब कि जो हमारा सबका सम है वो +20 ज़्यादा है, हमारा जो एवरेज एज्यूम किया हमने उससे। तो हमारा इसमें एवरेज डिवीजन कितना आ गया, +20/4 कर देंगे, क्योंकि 4 नंबर है यहाँ पे, 40, 50, 60, 70। तो अभी ये हमारा निकल के आ जाएगा +5। ये हो गया हमारा एवरेज डेविएशन। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया था +50 और हमारा आया डेविएशन +5। तो हमारा एवरेज कितना हो गया, एक्चुअल एवरेज 50 + 5, ये ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 55। तो हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं नंबर, तो और जो हमारा डेविएशन है वो बता देगा कि आपका एक्चुअल एवरेज कितना है। तो ये काफ़ी एक यूजफुल कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि इस केस में अगर मैं एवरेज एज्यूम कर लिया मैंने कि 30 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 40 से कम नहीं होगा और 70 से ज़्यादा नहीं होगा। बट मान लीजिए मैं 30 भी एज्यूम करता हूँ ना, तो हमारा जो नेट डिवीजन आएगा वो प्लस में कुछ आएगा, प्लस मान लीजिए कुछ आ जाएगा, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा एक्चुअल एवरेज, जो कितना आएगा 55। आप चेक कर लीजिए, इतना ही आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन का, ये एवरेज में बहुत काम का होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि इसको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है,
तो यहाँ बोल रहा है कि 13 नंबर का एवरेज 47 है। तो 13 का एवरेज अगर 47 है और उसमें से फर्स्ट 3 का एवरेज 39 है, तो जो शुरू के 3 नंबर हैं वो कितना दे रहे हैं डेविएशन, -8 × 3 मतलब -24, ठीक है। एंड दैट ऑफ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 7 नंबर्स इज 49, जो नेक्स्ट 7 नंबर्स हैं वो दे रहे हैं डेविएशन कितना, तो 47 से 49 +2 है, एक का डेविएशन +2 हो गया, बट 7 नंबर्स हैं तो हमारा +14 हो गया। तो अब एक ही देखिए, जो 10 नंबर्स हैं, स्टार्टिंग के 10 नंबर्स वो हमारा दे रहे हैं डेविएशन +14 -24 -10। तो हमको एक चीज़ पता है कि जो हमारा 47 वो एवरेज है, तो उसके अबाउट जो हमारा नेट डेविएशन आएगा वो आएगा 0, बट यहाँ -10 आ रहा है। तो इसका मतलब कि 0 तब आएगा जब आगे के जो 3 नंबर्स बचे हैं, जो 11th नंबर हो गया, ये जो 12th नंबर हो गया, ये 13th नंबर हो गया, ये तीनों मिला के इनको देना होगा +10 डेविएशन, तभी ये -10 शुरू के 10 नंबर का और +10 आखिरी के 3 नंबर का, ये दोनों मिला के हमारा देंगे नेट डेविएशन 0 और हमारा एवरेज निकल जाएगा कितना, 47, तभी ये हमारा सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि 11th नंबर इज 2 टाइम्स 12th नंबर एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन 13th नंबर। तो 13th नंबर को मैं x मान लेता हूँ, जैसे इसको मैंने x मान लिया, तो 12th नंबर इज 3 लेस देन 13th नंबर, तो ये हो जाएगा x - 3, और 11th नंबर क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स है 12th नंबर की, 2x - 6, इसका 2 टाइम्स है तो x - 3 का ट्वाइस 2x - 6, ठीक है। और इन तीनों का सम कितना आएगा, देखिए ये प्लस ये, तो इन तीनों का सम कितना आएगा, जैसे एवरेज 47 है × 3, ये तो होगा ही सम, लेकिन अपने को +10 डेविएशन भी चाहिए इनसे, तो यहाँ पे +10 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया, 47 × 3 141 + 10 मतलब कि 151। इन तीनों का सम हमारा 151 आना चाहिए। अब बस कैलकुलेट करना है, 4x - 6 9 जाएगा, यहाँ पे +9 होगा, 160 होगा, इधर 4x बचेगा, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ मेन x निकालना है। वो आगे बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 11th नंबर एंड 13th नंबर, मतलब 11th नंबर यहाँ पे हमारे थे ये और ये इसका एवरेज बोल रहा है, तो 2x + 1 3x / 2 -6 यहाँ पे 6/2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एवरेज। x मतलब 40, 20 30 60 -3 57, ये हमारा आंसर आ गया 57, जो कि यहाँ पे ये है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को जब भी दिखे तो इसमें हम लोग को कॉन्सेप्ट यूज़ करना है डेविएशन का। तो हमने देखा कि एवरेज 47 दिया हुआ है, तो शुरू के 3 नंबर से वो दे रहे हैं डेविएशन -8 का, तो टोटल आया डेविएशन -24। उसके आगे के जो 7 नंबर हैं वो दे रहे हैं डेविएशन +2 का, बट वो 7 नंबर्स हैं तो उनका नेट डेविएशन आ गया 14। तो ये शुरू के 10 नंबर्स का डेविएशन आया -10, तो इस पूरे 13 नंबर का एवरेज 47 होने के लिए अपने को अगला जो 3 नंबर होगा वो देगा डेविएशन +10, तभी -10 और +10 मिलकर नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। तो +10 डिवीजन का मतलब है कि उन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 47 × 3 + 10 मतलब 151। और फिर क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ है कि x - 3 ऐसे करके x निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एवरेज निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करना है कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग ओरली करना है, बट एक बार सिखा दे रहा हूँ कैसे करना है ओरली, उसके बाद आप लोग इसको बिना पेन उठाए 5 सेकंड में इसको आंसर मार्क कर देंगे। तो ओरली कैसे करना है, जैसे मान लो कि 17 नंबर का एवरेज 63 है, शुरू के 9 नंबर्स का एवरेज 64 है एंड आखिरी के 9 नंबर का एवरेज 61 है। तो शुरू के जो 9 नंबर्स हैं वो दे रहे हैं डेविएशन +1, 63 से 64 जा रहा है ना, +1 डेविएशन दे रहा है। तो एक का डेविएशन +1, तो 9 नंबर्स का डेविएशन कितना हो गया, +9। वैसे ही लास्ट के 9 नंबर्स के लिए
63 से 61 जा रहा है, तो 1 का डिवीजन -2, तो 9 का डिवीजन -18। ठीक है, तो हमारा जो नेट डिवीजन आया वो आया -9 का। देखो, तो हमारा हमने एवरेज लिया था 63, बट हमारा नेट डिवीजन आ गया -9, तो हमारा डिवीजन आना चाहिए 0, बट आया डिवीजन -9। तो ये -9 इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे 9 जो नंबर है, 9th नंबर, उसको 2 बार इंक्लूड किया है। कैसे? ये 1 से 9 तक, मतलब 1 2, ये 9th नंबर, फिर अगली बार में भी 9 से लेके 17 तक, 9 10 जो भी है 17, तो जो 9th नंबर है ये 2 बार इंक्लूड हुआ है, तो इसलिए हमारा डिवीजन आ गया -9। तो जो -9 डिवीजन है ये हमारा 9th नंबर के लिए है, तो इसीलिए जो हमारा 9th नंबर होगा वो हो जाएगा एवरेज से -9 कम, मतलब कि 54, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको एग्जाम में कैसे करेंगे? तो एग्जाम में हमने देखा कि एवरेज दिया 63, तो शुरू के 9 नंबर्स का एवरेज 64 है, मतलब कि डिवीजन +1, तो 9 नंबर का डिवीजन +9, आखिरी के 9 नंबर्स का डिवीजन कितना हो जाएगा? -2 × 9 -18, तो नेट डिवीजन कितना आया? +9 -18 -9, बट अपने को चाहिए 0, तो जो -9 डिवीजन आया वो आया 9th नंबर की वजह से, क्योंकि वो 2 बार ऐड हुआ है। तो -9 जो डिवीजन उसका है, तो जो -9 डिवीजन है वो 9th नंबर का है, इसलिए जो 9th नंबर होगा वो हो जाएगा एवरेज से -9 कम, मतलब कि 63 - 9 54। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन है तो सिंपल, बट इसमें अगर आप इसको ब्रेक करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसको सबसे सिंपल तरीका तो इसका जो सबसे सिंपल तरीका है वो है कि इसमें कुछ नहीं करना है, बस a = b = c = 1 मान लो। खाली a = b = c मान सकते थे, बट यहाँ पे 1 मानने पे ना वैल्यू और सिंपल हो जाएगा, वेरिएबल नहीं रहेगा ना, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। और यहाँ 0 नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम 1 मान सकते हैं। तो मैंने a = b = c = 1 माना, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा सारा मिला के, ये कट जाएगा 1³ यहाँ पे 1 2 2 - 8 - 6, मतलब कि क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो आ रहा है -6। अब ऑप्शन चेक करते हैं। अब एक ही देखो, यहाँ पे ये जो लास्ट के 2 ऑप्शन है इसमें आगे 3 है और हमने ए बी सी सबको 1 माना हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। 3 वाले ऊपर 6 वाले ही होंगे, क्योंकि इन तीनों को कितना भी प्लस माइनस कितना भी कर लेंगे ना, हमेशा वैल्यू या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, 2 कभी नहीं आएगा। तो अगर 2 नहीं आएगा यहाँ पे तो आगे 6 नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि ये दोनों ऑप्शन है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए एक बार। तो ए बी सी को 1 डालेंगे, ये गया 1, यहाँ पे 1, तो ये वैल्यू दे रहा है 3, यहाँ पे ये गया 1 -1, ये आ रहा है आपका -3। अब ऊपर दोनों चेक करते हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो इसमें देखते हैं। यहाँ पे 1, ये 1, ये आ रहा है 6, तो हमारा ऑप्शन बी जो बचा वही हो जाएगा, क्योंकि वही एक लास्ट ऑप्शन बचा है। चेक कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये हो गया -1, तो हमारा आ गया -6, जो कि हमारा ये था। तो इसमें हम लोग तीनों का जो वैल्यू है 1 इक्वल कर देंगे और सीधा हमारा आंसर मैच कर जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना एसएससी का, इस पे कॉपीराइट है कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आना ही आना है। इसके 2 टाइप होते हैं, तो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया और एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो मैंने लिया है। ये दोनों, ये 2 क्वेश्चंस में से एक पैटर्न एग्जाम में हर हालत में आएगा, और वो मतलब कि फिक्स है आना। मेंस में तो आता है, प्री में भी आता है ये। तो इन दोनों को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन LY A and B इतना, A and B are taken in the ratio 2:3। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो LY A है उसमें दिया हुआ रेशियो 3:4, और ध्यान देना है कि हर जगह हमने कॉपर टू जिंक लिया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पे जिंक टू कॉपर पूछ देगा, तो वो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब में कॉपर टू जिंक दिया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो LY A में 3:4 है, B में 5:9 है,
इन दोनों को मिलाया गया किस रेशियो में, 2:3 में मिलाया गया है। इसके बाद जो LOHC बन रहा है उसमें बोल रहा है कॉपर टू जिंक का रेशियो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2:3 ना हो कि ये 2 किलो है, ये 2 किलो है, ये आपका 3 किलो है, यहाँ पे केजी लिख दे रहा हूँ मैं, 2 किलो ये 3 किलो, मतलब कि हमने LOA लिया 2 किलो, LOB लिया 3 किलो, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे कॉपर बाई टोटल का, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कॉपर का निकाल रहे हैं फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना है, कि एक में कॉपर का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि टोटल हमको पता है, टोटल तो होगा 5, 2 kg यहाँ पे 3 kg इसका है, टोटल तो होगा 5 kg। अब कॉपर का देखते हैं कितना वैल्यू है। कॉपर यहाँ पे ए में था कितना 3/7, ठीक है, और बट यहाँ पे इसका 2 किलो लिया है ना, तो 1 kg में 3/7 था इंटू 2 kg, प्लस इसमें देखो इसमें कॉपर कितना है 5/14, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/14, ये 1 kg में होता बट हमने इसका लिया है 3 kg, तो अब इसको सॉल्व कर लो। 6/7 प्लस 15/14/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे ये हमारा आ जाएगा, इसको 14 बना देंगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 12, 15, 27, तो ये हो जाएगा 27/14 सॉरी 70 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 27/70। तो हमने निकाला क्या, कॉपर बाई टोटल निकाल लिया, मतलब कि टोटल अगर 70 है तो उसमें कॉपर 27 होगा। तो हमने देखा है 27 कॉपर है, ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें कॉपर 27 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट हम लोग को जिंक भी निकालना है ना, तो एक बार जिंक वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए 70 में 27 पार्ट कॉपर है तो जिंक कितना होगा, जिंक हो जाएगा 70 - 27 43, तो रेशियो कितना होगा, रेशियो हो गया आपका 27:43, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस नीचे आप किसी एक मेटल का रेशियो निकाल लें टोटल में, वो जितना होगा दूसरा वाला उसका बचा हुआ पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ये निकल सकता है। तो ये सिंपल आपका लगा दें कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज का, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट टाइप है इसका। 2 मिक्सचर्स containing milk and water in the ratio इतना are mixed to form a resultant mixture with ratio of इतना and इतना of वाटर एंड मिल्क। देखो यहाँ पे शुरू में दिया है रेशियो मिल्क वाटर का, लास्ट में जो बन रहा है उसमें दिया है रेशियो वाटर मिल्क का, तो यहाँ ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है तो गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच बोथ मिक्सचर्स आर मिक्स्ड। इसमें क्या है ना कि आपको रेशियो दे दिया लास्ट में कि क्या रेशियो बन रहा है, मतलब कि 2 मिक्सचर मिला है और तीसरे में जो रेशियो बन रहा है वो दे दिया है। इसमें पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिला है हम लोग, तो इसमें हम लोग लगाएंगे एलिगेशन किसी भी एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में। जैसे हम लोग मान लो कि मिल्क के रेस्पेक्ट में लगाते हैं एलिगेशन, हम लोग वाटर में भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे देखो मिल्क का ना जो रेशियो, बट यहाँ जो मिल्क का रेशियो होगा वो थोड़ा आसान पड़ेगा, 7 है, छोटा वैल्यू है, वाटर 22 है। यहाँ देखो यहाँ मिल्क 21 है, वाटर 37, तो मिल्क का वैल्यू जो छोटा है तो उसको ज़्यादा हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम लोग मिल्क के रेस्पेक्ट में लगाते हैं एलिगेशन, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि ऐसे किया, तो पहले वाले में मिल्क कितना है 7/22, तो मिल्क का हो जाएगा फ्रैक्शन कितना 7/29 पहले वाले में। सेकेंड वाले में रेशियो कितना है 21/37, तो मिल्क का हो जाएगा फ्रैक्शन 21/58। 21 मिल्क था ना, तो पूरा कितना हो गया 21 + 37 58 हो गया। हम लोग निकाल रहे हैं मिल्क का फ्रैक्शन, मतलब कि एक पार्ट में मिल्क का वैल्यू कितना होगा, वही हो गया उसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट, ठीक है। और जो मिक्सचर बन रहा है, मिक्सचर में मिल्क का फ्रैक्शन कितना है, देखो मिल्क यहाँ पे बाद वाला है, ये मिल्क है ना, तो मिल्क ये वाला हो गया 25, तो 25/सम कितना है 87, तो यहाँ पे ये हो गया 25/87, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे देखना है कि जो वैल्यू है 29, 58, 87, ये तीनों कट रहा है 29 से, तो 29 से काट देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ कटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। अब सबका डिनोमिनेटर में 2, 3 बच रहा है, तो इसको हम सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बचेगा 42,
यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा ऊपर, तो हमारा आ जाएगा 21 इंटू 3 63। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50। अब हमारा ये सिंपल क्वेश्चन ऐसा हो गया 42 63 या 50। अब इसको लगा लो एलिगेशन 13 8, आंसर हो गया हमारा 23/8। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो हमने जो लगाया यहाँ पे एलिगेशन, ये मिल्क के रेस्पेक्ट में लगाया। अब सेम क्वेश्चन को ना हम लोग वाटर के रेस्पेक्ट में लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे मान लो कि हमने अभी लगाते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में, तो वाटर पहले में कितना है 22 है, तो 22/29 हो जाएगा 22/29। दूसरे वाले में वाटर कितना है 37 है, 37/58। और फाइनली कितना बन रहा है वाटर 62 बन रहा है ना, तो 62/87। 29 से काट देंगे, ये 2 बचेगा, यहाँ 3 आएगा, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 132। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 3, 37 इंटू 3 111। यहाँ पे करेंगे तो 2 124 बचेगा 124। ठीक है, तो अब ये सिंपल ऐसा बन गया 132 111 और यहाँ पे 124 घटा दो 13 8। देखो सेम ही आंसर है। मतलब कि हम लोग किसी भी एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग लगाएंगे एलिगेशन तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और जब भी एलिगेशन लगाने के टाइम जो हमारा फ्रैक्शन अगर बन रहा है तो देखना है कि फ्रैक्शन कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 29 से ही कट रहा था, तो हमने 29 से इसको कैंसिल कर दिया। ये 29 था, ये उसका मल्टीपल था, ये भी उसका मल्टीपल था, तो हमने सबको 29 से डिवाइड कर 29 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट गया और ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके नॉर्मल सा इंटीजर वैल्यू आ गया। अब इस इंटीजर्स को हमने डिवाइड जो भी करना है प्लस माइनस कर लिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है when x is added to इतना then the numbers obtained in this order are in proportion, what is the mean proportional between इतना and इतना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको करना तो बहुत सिंपल है बट इसको जल्दी करना है। तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको कि ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो देखिए इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है मीन प्रोपोर्शनल, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। एग्जाम में ना इन तीनों में से एक पे सवाल जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर a और b दिया हुआ है तो इसका मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा √a इंटू बी। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए अगर a और b दिया हुआ है तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा b²/a। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए a b c दिया रहेगा, 3 वैल्यू दिया रहेगा, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा b इंटू c/a। तो आपको ये तीनों फॉर्मूलेज एकदम याद होने चाहिए कि इसको सीधा कहीं भी यूज कर पाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को चाहिए मीन प्रोपोर्शनल, तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है √ab वाला। तो इसके लिए हम लोग को ये चाहिए होगा x का वैल्यू कितना, x निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इसमें x निकालेंगे। ठीक है, तो x निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जब ये इन चारों नंबर्स में x ऐड किया गया तो ये प्रोपोर्शन में आ गया। प्रोपोर्शन का मतलब होता है, मान लीजिए अगर a b c d प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये हुआ कि a/b = c/d। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो a इंटू d = b इंटू c, ये वैल्यू होता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं a इंटू डी, ये a है, a इंटू डी मतलब कि ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे और b इंटू सी मतलब b और c को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, तो वही वाला चीज़ यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे 2, 3, 30 और 35 दिया हुआ है, और सारे में x ऐड कर लिए, x और x ऐड करने पे ये वैल्यू प्रोपोर्शन में हो गए। तो मतलब कि इसका मतलब ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो एग्जाम में क्या करना है, हम लोग को लिखना कुछ नहीं है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग वाला और एंड वाला, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 × 35 70 प्लस 2 × x प्लस 35 × x मतलब 37x। ये सब डायरेक्ट करना है, ठीक। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 90 प्लस 33x, ठीक है। अब यहाँ से ये 33 रहेगा, 4 बचेगा यहाँ पे, इधर 20 बचेगा, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 5। x का वैल्यू हुआ 5, तो ये हो गया 12 और ये वाला वैल्यू हो गया 3। 3 और 12 का चाहिए मीन प्रोपोर्शनल, मतलब रूट ए बी, रूट 12 × 3 रूट 36 बराबर 6 आंसर हो गया। यहाँ पे x निकालने के बाद हम लोग कुछ भी पूछता कि बोलता कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो हम लोग क्या करते, b² / a करते। मतलब मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे थर्ड प्रोपोर्शनल इसका 12 और 3 का, तो क्या होता 3² / 12, मतलब कि 9/12 आंसर होता हमारा 3/4, ठीक है। तो वो तीनों फॉर्मूले आपको एकदम ध्यान होने चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में कैसे इसको बिना x लिखे हुए कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। कि सीधा आपको ये दिखा, अगर x किया हुआ है तो हम सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 70 प्लस ऐड कर लेंगे 37x इक्वल्स टू 90 प्लस 33x। डायरेक्ट लिखना है इसके बाद ये, ठीक है। ये सब कुछ नहीं लिखना है कि x लिखिए ऐसे एरो बना रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है। इसको इसे करेंगे और सेकंड वाले को ये थर्ड वाले से करेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये है कि अगर आप इसको नॉर्मली करेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया है इसलिए गया था क्योंकि इसको इसमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करना था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखते कैसे करना है हमको। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सम अमाउंट्स टू रुपीज इतना एट 9.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन इतना ईयर्स। मतलब एक चीज बताइए, 9.25% इंटू 5.4 कितना हुआ। 9.25 को लिख सकते हैं 37/4 इंटू 5.4, मतलब ये हमारा इंटरेस्ट इतना परसेंट हो गया। ये 2.7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9, 21, 14, 35, 3, 9/2 इतना परसेंट, ठीक है। ये आपका 49.95%। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा अमाउंट्स टू रुपीज इतना, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। तो इसका ये कितना हो गया हमारा, ये इतना 149 हो गया। 100% प्रिंसिपल भी ऐड कर लिए ना। तो क्वेश्चन में हमारा 149.95% का वैल्यू दिया हुआ है 14395.2। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको ऐसे करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 150% है, तो इसको हल्का हम लोग बढ़ाएं। इसको हम लोग हल्का बढ़ाएंगे तो इसको हम लेते हैं 150% इक्वल्स टू, अगर इसमें से थोड़ा हमने बढ़ाया तो इसको भी थोड़ा बढ़ाएंगे, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, ये आपका है 14,395, तो इसको हम ले लेते हैं 14,400। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ से हम यहाँ कैसे गए, या तो हम लोग नॉर्मली इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करके जो भी है, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे पता है कि इसको हमने थोड़ा बढ़ा के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया 150, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, बट एक्चुअल वैल्यू यही है। एक्चुअल में ये इतना ही आएगा, बट अगर नहीं भी आता, मुझे नहीं पता एग्जाम में कि आगे कितना वैल्यू होने वाला है, तो मैं इसको अपने हिसाब से इसको 150 कर लूँगा और मैं इसको अपने हिसाब से 14400 कर लूँगा थोड़ा बढ़ा के, ठीक है। अब देखिए
जीरो से यहाँ जीरो गया, 15 से डिवाइड कर लीजिए, 15 ये 9 9 90, अच्छा ठीक है, मतलब कि 1% का वैल्यू आ गया 96। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल योर सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 8.6% कितना, तो बस सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। 8.6 इंटू, देखो 8.6 इंटू 4.5% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4.5 को मैं लिख सकता हूँ 9/2 तो 2 को यहाँ डिवाइड कर दो तो 4.3 इतना परसेंट, ये हो गया 38.7%। मतलब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, 1% का वैल्यू इतना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 38.7 इंटू 96। आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 742 48 63 111 4 115 11 बचेगा, 18 72 90 11 101 10 बचेगा, 27 10 37, एक डेसिमल है, डेसिमल यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितना है 3715.2, ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना। मतलब कि एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया इसलिए गया था क्योंकि आपको सीधा यहाँ के बाद ना, इसके बाद आपको ये वाला चीज़ यूज़ करना है या वो खुद से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि इसको हम लोग यहाँ पे बाई 100 कर रहे हैं, इसको बाई 10 कर रहे हैं, फिर इसको मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सीधा इसको 150 लिखेंगे, सीधा इसको 140 लिखेंगे, उसके बाद सीधा हमारा आ जाएगा 1% इक्वल 96, हम लोग को निकालना है 38.7%, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये सब चीज़ यूज़ करना है कि आपको अगर वैल्यू 90s में कुछ है तो उसको थोड़ा बढ़ा के हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे, तो इससे आपका जो कैलकुलेशन है काफ़ी सिंपल पड़ जाएगा और आप आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लोन हैज़ टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ये क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का, ऑफ इतना, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली, टोटल इंटरेस्ट पेड इज। टोटल इंटरेस्ट पेड निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा कि हमने प्रिंसिपल क्या था, मतलब हमने बोरो कितना हमने उधार दिया था, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं आपको बताया था कि इसमें कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, कि जो बोरोड अमाउंट है, मान लो कि अमाउंट ए है, ये हमने t इक्वल्स टू 0 पे लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं t इक्वल्स टू 1, यहाँ लेते हैं t इक्वल्स टू 2। हमने फर्स्ट ईयर पे दिया 44,100, सेकेंड ईयर पे भी दिया 44,100। हमने कुछ अमाउंट लिया था स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पे, और हमने फर्स्ट ईयर में दिया इतना इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर में दिया इतना का इंस्टॉलमेंट, और रेट जो है वो है 5% का, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट जो यूज़ करते हैं वो होता है मनी वैल्यू इक्वेट करने का। मतलब कि किसी भी एक पॉइंट पे आपने जितना वैल्यू लिया है, मतलब जितना आपने उधार लिया है, आपको उस पॉइंट पे उतना ही चीज़ वापस करना पड़ेगा, तब जाके वो वैल्यू बराबर होगा, तब जाके हिसाब सही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग t इक्वल टू 0 पे ना, इस पॉइंट पे हम लोग मनी वैल्यू इक्वेट करते हैं, मतलब कि जितना हमने लिया और जितना दिया वो बराबर करते हैं। देखिए तो लिया कितना था वो नहीं पता अपने को, वही निकालना है। a इक्वल्स टू, ये हमने लिया, और जो देख कितना रहा है, देखो 44,100 दिया यहाँ पे, लेकिन t इक्वल्स टू 1 पे दिया, तो इस 44,100 का वैल्यू एक साल पहले कितना होगा, इस पॉइंट पे 44,100, ये वैल्यू कम हो जाएगा थोड़ा 5%, क्योंकि यहाँ से इस जगह से 5% बढ़ के वैल्यू इतना हुआ है, तो इसको जब पीछे लाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। तो 5% कम होने का मतलब है कि 1/20 कम होगा, ठीक है। तो नीचे हम डिवाइड कर देंगे 21/20 से, क्योंकि मान लो यहाँ से अगर 5% बढ़ता, मतलब कि 21/20 मल्टीप्लाई होकर इतना हुआ, तो यहाँ से जब पीछे आएंगे तो 21/20 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये तो इसका काम हो गया। अब ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला, ये t को 2 पे वैल्यू इतना है, तो इसको t को 0 पे कितना होगा 44,100 बाई, अब यहाँ पे इसको यहाँ जाने के लिए
2 बार 5% बढ़ा मतलब कम करना पड़ेगा। तो 21/20 ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये स्क्वायर है ना, ये 21 हो जाएगा, 42 ये हो गया 42 के मतलब 1000, 42,000, ठीक है। प्लस ये स्क्वायर से ऊपर चला जाएगा पूरा, नीचे बचेगा 400, 4000, ये आपका हो गया 82,000। मतलब कि उसने उधार जो लिया था वो था 82,000। अब देखो लिया इतना और उसने दिया कितना, उसने नेट अमाउंट दिया 44,100 का 2 बार दिया, 2 इंस्टॉलमेंट दिया, मतलब कि दिया उसने 88,200। दिया कितना, 88,200। यही तो टोटल इंटरेस्ट। डिफरेंस कितना है, 6,200 का। तो ये हमारा हो गया नेट इंटरेस्ट पेड, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने ऐसे सॉल्व किया, बट मैं थोड़ा इसका एक शॉर्ट तरीका और है जिससे हम लोग इसको बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको भी रब कर रहा हूँ। तो अभी जो मैं तरीका बताऊंगा आपको, वो तरीका आपको यूज़ करना है जब बात हो इंस्टॉलमेंट का और बात हो 2 इंस्टॉलमेंट का, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो उसको आपको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए उसका एक फॉर्मूला होता है A=I/, जो भी यहाँ पे जो रेट के हिसाब से दिया रहेगा, रेट का हिसाब जो दिया रहेगा वो लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो कि अगर रेट हमारा 10% है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 11/10। ये 11/10 आया कैसे, ये होता है 1 + R/100। तो यहाँ पर डालेंगे 10, तो 10/7/10 + 1 11/10, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सपोज कर दो, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे हमने R लिया है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 11/10, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। और इनटू ये जो वैल्यू है ऊपर वाला, इसको ऐसे लिखना है, छोड़ना है ऐसे ही, ठीक है। ऊपर वाला चीज़ टच नहीं करना है। ऊपर क्या, भगवान है ऊपर ना, भगवान को टच नहीं करना है, ठीक। और नीचे वाले में इन दोनों को ऐड कर देना है, 11 + 10 21, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, ये पूछ लेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछ लेगा, तो आप सीधे ये चीज़ यूज़ करके ना आपको निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 44,100 का, मतलब आपको आई दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट। तो मैं यहाँ डालूँगा 44,100, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। और रेट दिया है 5%, तो यहाँ पे रेट दिया है कितना, 5%, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, 5% पे ये वैल्यू होगा 21/20, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे सेम लिखना है, 21 लिखना है, नीचे दोनों को ऐड कर देना है 41, ठीक है। अब सिंपल आप दोनों इसको सिंप्लीफाई कर लो। 21 स्क्वायर होता है 441, ये सब कट जाएगा। 21 दूना 41 दूना 82, ऊपर 100 है, तो सीधा दिख रहा है आपको 82,000, देख रहे हो। एक लाइन में आंसर निकल गया हमारा। एक लाइन में हमको मालूम चल गया कि जो हमारा बोरोड अमाउंट है ये है 82,000। ये क्या है, बोरोड अमाउंट। ये हमने कितना पैसा लिया था, ठीक है। तो हमने लिया था इतना और दिया कितना, 44,100 2 बार में दिया, 88,200 हमने दिया। तो हमारा नेट इंटरेस्ट हमने कितना दिया, डिफरेंस कितना हो गया, 6,200 का। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला चीज़ यूज़ करना है। जैसे एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। मान लो कि अगर रेट दिया रहा है 4% का और 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट बोलेगा, ठीक है। और उसमें बोल दे कि जो लोन अमाउंट है
जो लोन अमाउंट है वो है आपका 28,000। अब बोलेगा कि इसका आप वो बता दो कि इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, 2 बार में अगर पे करना है तो इसका इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा। तो इसको हम लोग सेम ऐसे यूज़ करेंगे। कैसे इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लोन अमाउंट दे दिया है तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 28,000 इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट, मतलब निकालना है कितना देना है, बाई रेट 4% है मतलब 1/25, तो यहाँ पे हो जाएगा 26/25। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, इनटू ऊपर सेम रखना है 26, नीचे दोनों को ऐड कर देना है 26 + 25 51। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट आई का वैल्यू, जो वहाँ निकलेगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए, इससे हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और एसएससी के एग्जाम में मैक्सिमम मतलब 90% चांस है कि आपको 2 साल वाला देगा क्वेश्चन, टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, अभी तक 3 वाला कभी नहीं आया है, 2 वाला आया था। 2 वाले में हम लोग हमेशा ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे, कभी अमाउंट पूछ लेगा इंस्टॉलमेंट देके, कभी इंस्टॉलमेंट पूछ लेगा अमाउंट देके, और मोस्ट केसेस में आपको रेट दिया रहेगा। ठीक है, तो रेट जैसे दिया रहेगा आप उसको ऐसे यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपली बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिवम बॉट ए बाइक एट रुपीज इतना फ्रॉम अ शॉप एंड मेड डाउन पेमेंट ऑफ इतना एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट ही पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज इतना एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, ये क्वेश्चन तो एसएससी में आने वाला है नहीं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है क्वेश्चन, और इसमें रेट पूछ रहा है, तो रेट नॉर्मली एसएससी में नहीं पूछता, रेट दिए होते हैं वो। ठीक है, और ये 3 इयर्स वाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का एसएससी में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को कैसे बिना मतलब सिर्फ ऑप्शन देके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट का सवाल है, इसमें दिया है 3 ईयर का इंस्टॉलमेंट है। ठीक, तो आपको मैंने बताया था कि कभी भी इंस्टॉलमेंट के सवाल में ये हो गया t = 0, यहाँ हो गया t = 1, ये हो गया t = 2, और ये हो गया t = 3। तो आपको बोल रहा है कि t = 0 पे आपका जो लोन अमाउंट कितना है, 1.5 लाख था, जिसमें से आपने 23,900 का डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट मतलब कि आपने उतना पैसा उसी टाइम पे कर दिया। तो आपका जो लोन अमाउंट बचा कितना, 1.5 लाख में से इसको घटा देंगे, आपका बचेगा 1,26,000, 1,26,100। ये अमाउंट है, ये आपने लोन लिया, मतलब आपको इतना पैसा देना है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है आगे कि इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज, और इसमें बोल रहा है कि आपने कैसे पे किया उसको, आपने हर 3 साल पे 46,305 रुपये दिए, हर एक साल पे 46,305, फिर 46,305। ठीक है, और आपने ऐसा करके 3 साल के बाद आपने पूरा लोन उसका ख़त्म कर दिया। ठीक, और इसमें बोल रहा है कि रेट % निकालना है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग मनी वैल्यू इक्वेट करते हैं, मतलब जितना हमने लिया है और जितना हम दे रहे हैं वो दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं t = 0 पे मैं इसका जो अमाउंट है वो इन सारों के बराबर कर दूंगा। तो जैसे करते हैं 126,100, इतना हमने लिया था, ये हमारा लोन अमाउंट है 1,26,100, और हम दे कितना रहे हैं, 46,305 है, 46,305 है, ये 1 साल के बाद है, तो इसका वैल्यू t = 0 पे कितना होगा, डिवाइड बाई, तो मैं यहाँ पे mf लिख रहा हूँ। mf मतलब कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब कि यहाँ पे mf मतलब हो गया 1 + r/100। जैसे मान लीजिए कि अगर रेट होता 10%, तो यहाँ पे हम लिखते, ये वैल्यू होता हमारा 11/10, रेट होता 5%, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 21/20। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा ये हो गया पहला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू t = 0 पे, फिर सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट ये वाला वैल्यू
इसका इसका यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, मनी वैल्यू कम होगा, 46,305 बाई, सेम चीज़ रहेगा लेकिन चूँकि यहाँ पे दो बार उस पर रेट लगा है ना, तो कम भी उसी हिसाब से होगा, तो यहाँ पे बाई MF² हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये वाला वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 46,305 बाई MF²। तीन बार रेट लगा है यहाँ पे, हर साल पे 5 मतलब कुछ रेट परसेंट लगा है, कम होगा भी तो वहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि यह मुझे सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ पे क्यूब बन गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, तो वो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है 8% है, 5% है, 10% है, 7% है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो हमारा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये इंटीजर है, और ये सारे यहाँ पर बस, और इन सारे टर्म्स में डिफरेंस बस, इसमें MF डिवाइड हो गया, इसमें फिर वो टर्म फिर दोबारा डिवाइड हो गया, तो ये सारे मिल के इंटीजर तभी देंगे जब तीनों इंडिविजुअल इंटीजर देंगे। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना, यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ करेंगे तो वो ना इसको मतलब डिवाइड कर देगा, मतलब कि नीचे कुछ नहीं बचेगा, नीचे सिर्फ 1 बचेगा। वैसे ही उसी चीज़ के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये इसको फुली डिवाइड कर देगा, उसी चीज़ के क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये इसको फुली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ भी इंटीजर बनेगा, यहाँ भी इंटीजर बनेगा, और यहाँ भी इंटीजर बनेगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि हमको इतना वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा नीचे हमारा, मान लीजिए हमारा अगर रेट होता है 10%, तो यहाँ लिखते हैं 11/10। तो जो 11 वाला है ना, 11 इसको डिवाइड करता है पूरा, और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, तो यहाँ हमारा आता है इंटीजर वैल्यू। सेम वैसे ही यहाँ होता 11 स्क्वायर मतलब 121, तो ये वाला वैल्यू 121 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ होता है 11 क्यूब मतलब 1331, वो पूरा डिवाइड हो जाएगा इससे, ठीक है। तो हमको देखना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन हमारे इसको मतलब फुली डिवाइड कर रहा है, और उसका स्क्वायर भी करना है, उसका क्यूब भी करना है, ठीक है। तो वो चेक करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारा आंसर 8% होता, तो हमारा नीचे वैल्यू कितना होता है, MF का वैल्यू कितना हो जाता, 27/25। वहीं 1 + R/100 करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर 5% लेते हैं हम लोग, तो हमारा इसका वैल्यू होना चाहिए 21/20। रेट अगर 10% रहेगा तो हमारा होना चाहिए 11/10। 7% रहेगा तो 107/100, ठीक है। हम सारा ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखो, पहले चेक करते हैं 11 वाला। तो अगर हमारा आंसर ये होता 10%, तो हमारे यहाँ पे आता 11/10। इसका मतलब ये हुआ कि 11 हमारा इसको पूरा डिवाइड कर देगा। चेक करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी पता है आपको कि इसका अल्टरनेट का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। तो 4, 3, 7, 5, 12 में से 6 घटाएंगे, 6 नहीं कट रहा है, मतलब 11 से नहीं कट रहा है, मतलब हमारा ये आंसर गलत हो गया। तो हमारा जो 10% वाला है ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। ये हटाओ। अब चेक करते हैं क्या, या तो 5% चेक करो या 8% करो, ठीक है। क्योंकि 7% का चांस बहुत कम है कि 107 से करेगा, फिर इससे स्क्वायर से करना है, फिर इससे क्यूब से करना है, ठीक है। तो मैं पहले करूँगा 21 वाला से, मतलब मैं चेक करता हूँ 5% वाले से, ठीक है। तो अगर इसकी जगह हम डालें हम लोग 21/20, ठीक है। अब देखो 21 से कट रहा है नहीं, 21 से जाएगा आपका कितना, 2 बार में 1 जो 10 0, देखो 21 से कट गया, ठीक है। बट यहाँ रुकना नहीं है, आपको इसके स्क्वायर से भी इसको डिवाइड करना है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपका
एक एक बार काटेंगे तो आपका सेम वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2205, और फिर एक बार 21 से करना है, 21 1050। देखो 21 मतलब 21 के स्क्वायर से भी ये कट गया, ठीक है। अब इसका क्यूब चेक करते हैं। अब देखो ये नंबर है, 2 बार किए तो हमारा 105 यहाँ तो दिख रहा है ना, 105 आ गया, मतलब ये फिर 21 से कट जाएगा 5 टाइम्स। मतलब कि हमने देखा कि ये जो नंबर है 46,305, ये 21 से भी कट रहा है, 21 के स्क्वायर से भी कट रहा है, 21 के क्यूब से भी कट रहा है। मतलब कि हमारे तीनों जो टर्म आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ वाला, यहाँ वाला, ये तीनों हमारे इंटीजर वैल्यू आएगा। तो उन तीनों को ऐड करने पे हमारा ये वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा और इसको हम टिक मार देंगे। अब आप बोलेंगे कि 8% चेक करो, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि 8% आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे वैल्यू हम होगा 27/25 नीचे, ठीक है। तो हम लोग को क्या था, ये था हमारा 46,305 ना। तो 27 से अब हम लोग को चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, 9 से चेक कर लो, 6 3 9 5, देखो 9 से हो रहा है, ठीक। एक बार डिवाइड कर लेते हैं, 27 से डिवाइड करेंगे, 7 जाए 140, 169 हो गया, 189 हो गया, ठीक है। 4 0 40 बचेगा, 135 बचेगा, 5। देखो तो 27 से कट गया। अब इस देखते हैं कि फिर दोबारा 27 से कट रहा है कि नहीं, दोबारा 27 से देखते हैं। तो 27 से कटने के लिए 9 से कटना पड़ेगा। तो 7 5 12 2 14, 9 से नहीं कट रहा है। मतलब कि जो हमारा ये वैल्यू है 46305, ये 27 से तो कट जा रहा है, बट 27 के स्क्वायर से नहीं कट रहा है। तो फिर इसके क्यूब से भी नहीं कटेगा, तो हमारा ये दोनों टर्म्स इंटीजर नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर 5% टिक मार देंगे। अब आपको एग्जाम में बार बार चेक नहीं करना है। जैसे मान लो कि मैंने शुरू में चेक किया 10%, मतलब ऊपर 11/10, 11 से नहीं कटा, तो 11 हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर मैं तो या तो 5% करूँगा या 8% करूँगा, ठीक है। तो मैंने 5% किया, तो मैंने देखा कि 21/20 चेक करना अपने को, तो 21 से भी कट रहा है, 21 के स्क्वायर से भी हो रहा है, 21 के क्यूब से भी हो रहा है। तो हमारा सीधा ये आंसर, हम इसको टिक मारेंगे, चल देंगे आगे, ठीक है। अब ये नहीं कि बार बार अब ये भी लेके चेक कर रहे हैं, ये भी लेके चेक कर रहे हैं। ये मान लो कि ये हमने एक बार दिखा भी दिया, तो आपको बस एक बार डिवाइड करना है, आपको दिख जाएगा कि सेकेंड टाइम भी नहीं हो रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 27 से भी नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर सीधे 5% मारना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं। इसे वेरीफाई कर लेते हैं। क्या था, 46,305 था, बाई यहाँ पे 21/20 प्लस 46,305 बाई 21/20 का स्क्वायर प्लस 46,305 बाई 21/20 का होल क्यूब, ठीक है। अपने को ये चाहिए, ये वाला वैल्यू। अब इसको देखो डिवाइड करें 21 से, हमने किया था अभी 4 3 1005, ठीक है। ये बचेगा ऊपर 20 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू हो गया आपका 2205 प्लस यहाँ पे देखो, फिर इसको 21 से दोबारा कटाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 105 बच गया, ठीक है। 105 बचा, बट यहाँ पे 20 भी है, हमने 20 ये कॉमन ले लिया है, तो 20 बचेगा 210, ठीक है। अब फिर इसको क्यूब है ना, क्यूब से कटाएंगे अगर 105 है तो ऊपर 5 बचेगा, 5 बचा, नीचे से 20 स्क्वायर 400 इंटू 5 2000, कितना आ रहा है वैल्यू 6705, 20 इंटू 6000, नहीं सॉरी 305 है ना, ये आपका 305 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12,610, 12,305 है ना, 610 एक जो लगा दो,
आ गया 126100, 126100, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि अगर रेट पूछे तो हम लोग को ये यहाँ पे ना वेरिएबल का क्यूब, अगर 2 ईयर का पूछा है तो स्क्वायर आएगा, 3 ईयर का पूछा है क्यूब आएगा। तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करना है, सीधा ऑप्शन उठाएंगे। जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू मान लो 5% है तो यहाँ पे 21/20 आया, 10% होगा तो 11/10 आएगा। तो उसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि जो वैल्यू हमारा हर टर्म को कट कर रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 21 से हो रहा है, 21 स्क्वायर से भी हो रहा है, 21 क्यूब से हो रहा है, तो सीधा उसको टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर है आपका। अगले वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा और इसका सोल्यूशन मैं बताऊँगा आपको कि कैसे इसको अच्छे से सॉल्व करना है, थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो फिर वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में 10 अच्छे क्वेश्चन के साथ।